हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पेंटिंग 225 जो कि आपका 10th क्लास का सब्जेक्ट है। इसके क्वेश्चन पेपर को वो भी पूरी तरीके से किस तरीके से सॉल्व करना है, पूरा फुली सॉल्व क्वेश्चन पेपर आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। हालांकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी एग्जाम नहीं है, 30 नंबर का एग्जाम है टोटल, और इसका एग्जाम भी काफ़ी जल्दी हो जाता है, क्वेश्चन भी बहुत कम है। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत से बच्चे पेंटिंग को लेकर परेशान होते हैं कि इसमें किस तरीके का पेपर आएगा, हमें क्या लिखना होगा। सो ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो से क्लियर होने वाले हैं। बहुत हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए, तो प्लीज़ पहले से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपका जो सिलेबस है वो कितना है, कितना आपको पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि वो सारे चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, हालांकि उसमें से सिर्फ आपका कुछ ही लेसन होते हैं जो आपके थ्योरी में आते हैं, बाकी आपके टीएमए के लेसन होते हैं। तो पेंटिंग की अगर बात करें तो हमारे 9 लेसन हैं, पूरे 9। ठीक है, इसमें आपके 3 लेसन जो हैं वो टीएमए वाले हैं, मतलब ये वाले आपको नहीं पढ़ने होते हैं। पढ़ने हैं आपको सिर्फ ये 6 लेसन जो आपके यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। लेसन नंबर 1, 2, फिर 5, 7, 8 और 9, ये 6 लेसन आपको पढ़ने हैं और इन्हीं में से आपके सवाल आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखनी है। और बाकी आप अपने क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। सो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि टोटल 21 क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा तो पेपर नहीं है, 11 प्रिंटेड पेजेस का पेपर है ये। और इसमें आपको रोल नंबर यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, टाइप कर रही हूँ, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रोल नंबर, और यहाँ पर आपका कोड नंबर है पेंटिंग थ्योरी 225। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको मिलते हैं हमारे यहाँ, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारे चैनल पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ आपके जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आप पढ़ लेंगे। अच्छा, एक जनरल इंस्ट्रक्शन जो बहुत जरूरी है आपको 2:15 पे, हाँ अगर जिस बच्चे ने एग्जाम दिया है उसको तो पता होगा, बाकी जो नहीं दिया जिसने, तो 2:15 से 2:30 का जो आपका समय होगा वो आपका रीडिंग टाइम होगा। यहाँ पर आपको इस समय के बीच में पेपर को रीड करने का टाइम दिया जाएगा। सो इस टाइम के लिए, मतलब इस टाइम को प्लीज आप यूटिलाइज करना, अच्छे से पेपर को पढ़ लेना। उस टाइम पे आपको आंसर बुक नहीं दी जाएगी, सिर्फ आप पेपर पढ़ सकते हो। ठीक है, जिससे कि आप अपने दिमाग में आंसर्स भी फिट बैठा सकते हो। अब यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट है, 1.5 घंटे का ये पेपर रहता है, 30 मार्क्स का, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन इसमें कंपलसरी हैं। कुछ क्वेश्चन में आपको जो है चॉइस मिल सकती है, इंटरनल चॉइस। फर्स्ट से लेके 6 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का रहेगा, बाकी वो तो हम देख लेंगे। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। चलिए, तो सेक्शन ए जो है ना वो बेसिकली होता है आपका एमसीक्यू टाइप का। ठीक है, सेक्शन बी जो होता है वो उसमें आपके कुछ पैराग्राफ्स पूछे जाते हैं, वो अलग है। और सेक्शन सी में आपका सब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें आपको जो है प्रॉपर क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनके आंसर आपको करने होते हैं। ठीक है, सो अब हम बात करें सेक्शन ए की, तो बहुत ज़रूरी है आपका ये समझना कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा है उसको फिलहाल के लिए छोड़ दो, लेकिन एंड में जब आपका पेपर पूरा हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा पेपर नहीं है, हो जाएगा, उस समय पर आपने जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं उनको प्लीज अटेम्प्ट जरूर करिएगा। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इसमें आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर बिलो क्वेश्चन, यानी कुछ नीचे आपके प्रश्न दिए गए हैं उनका सही उत्तर छांट कर लिखना है। एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर हैव वी फाउंड डांसिंग गर्ल स्कल्पचर, यानी कि नृत्यांगना मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है। इसके बारे में हर बार क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे हम। सो अगर हम बात करें डांसिंग गर्ल की, तो ये हमें मिल रही है मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से हमें ये पेंटिंग जो है देखने को मिलती है, डांसिंग गर्ल की मूर्ति, सॉरी। सो इसके बारे में देख लो और टेंशन मत लो, आपका जो है बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से मैंने ये पेपर के सॉल्यूशंस आपको दे रही हूँ। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम आप जो है इसमें कई सारी गलतियाँ होती है। तो देखो, एक सेटिंग में जब वीडियो बनती है ना तो उसमें कुछ मिस्टेक्स भी निकल आती हैं, तो प्लीज़ क्रिटिसाइज करो, लेकिन थोड़ा ना मतलब सेंस में अपने क्रिटिसाइज किया करो। देखो, इसका नाम है नृत्यांगना हिंदी में। ये बनी हुई है मेटल धातु की, मतलब इसका माध्यम की बात करें, इसकी मीडियम की बात करें तो ये मेटल से बनी हुई है। इसका ये हमें कब मिलती है, किस काल में मिलती है, हड़प्पन काल में, हड़प्पन पीरियड में मिलती है ये। ठीक है,
उस टाइम की मूर्ति है ये। इसका स्थान की बात करें तो मोहनजोदाड़ो, जैसे मैंने आपको बताया। और कलाकार इसका अज्ञात है, मतलब हमें नहीं पता, इसका अननोन कलाकार है, किसने ये बनाई होगी, क्योंकि हड़प्पा काल की है तो नहीं पता। इसके आकार की बात करें तो 4 इंच की है ये, और ये अभी फिलहाल भारतीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, नेशनल म्यूजियम में। अब इसके बारे में देख लो कि ये स्टैचू जो है, ये मूर्ति जो है, ये बनी हुई है संभवतः सिंधु घाटी के कलाकारों ने इसको बनाया होगा, क्योंकि उनके तकनीकी कौशल और कलात्मकता को ये प्रस्तुत करती है, ठीक है। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, उनके जो फाइनेस्ट आर्टिस्ट होंगे, उनकी ये एक आप कह सकते हो कलाकृति है, ठीक है। इस नई आकृति में धातु पर की गई कलाकारी तकनीकी कौशल का विशेष नमूना है। यानी जो ये फीमेल फिगर है, ऐसी मतलब फाइन स्किल्स दिखाती है। फाइन स्किल का मतलब है मतलब बहुत ही ज्यादा तकनीकी कौशल से ये बनाई गई है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, देखने में तो आपको एक सिंपल सी नॉर्मल सी मूर्ति लग रही होगी, लेकिन उस टाइम की अगर हम बात करें तो बिल्कुल फाइन आर्ट इसमें देखने को हमें मिलती है। सो ये मूर्ति देखने में काफी पतली और लंबी है, और इसमें एक लयात्मकता है। तो आप देखोगे ना, तो ये काफी एक मतलब लंबी सी, एक लैंकी और थिन, बहुत पतली सी एक मूर्ति लगेगी। रिदमिक है ये कैरेक्टर में। इस वास्तुकला में कुछ दर्शनीय बातें नजर आती हैं। पहली बात जो इसमें नजर आती है, ये इसे निर्वस्त्र बनाया गया है, यानी कि इस पर कोई भी कपड़ा नहीं है। ये पेंटिंग जो है, ये विदाउट क्लोथ्स की है। और इन हर लेफ्ट हैंड शी हैज बैंगल्स टिल ऑलमोस्ट हर शोल्डर। मतलब इसके अगर हम जो बायां हाथ है उसमें देखें तो लगभग कंधों तक चूड़ियां पहनी हुई दिखाई दे रही है। ठीक उसी तरह जैसे हम गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में आजकल के आदिवासी लोगों को देखते हैं, है ना। आपने अगर आदिवासी लोग वगैरह देखे होंगे तो उनके भी यहाँ तक चूड़ियां रहती हैं, जो औरतें होती हैं गुजरात और राजस्थान रीजन की। और इसके अलावा सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस इज द हेयर स्टाइल। अब अगर हम दूसरी जो जरूरी बात इसमें नोटिस करें, वो है इसका हेयर स्टाइल। उसके जो केश हैं वो किस तरीके से बनाए गए हैं। और while the other mother goddess figures which have been found from the civilization have a queer and elaborate hairstyle। अगर हम दूसरी मूर्तियों को देखें जो कि हमें इस सभ्यता से, हड़प्पा काल से हमें मिलती हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो बाकी मूर्तियां हैं उनके हेयर स्टाइल काफी ज्यादा आप कह सकते हो बहुत सटीक तरीके से बनाए गए हैं, बहुत सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। लेकिन ये मूर्ति जो है, उसके बाल थोड़े उलझे और थोड़े बिगड़े हुए से लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे जूड़े के तौर पर उनके बाल जो हैं बांधे गए हों, ठीक है, टाइड इन अ बन। इसके खड़े होने या बैठने का तरीका दर्शनीय है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये बैठना चाह रही हो, या ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्कुल अभी खड़ी हो रही हो। तो समझ नहीं आ रहा खड़े होने का और बैठने का तरीका, कुछ ऐसा लगता है कि ये क्यूरियस पोस्चर में है। She stands in a resting posture with her right hand at her waist and her left hand on her left thigh। मतलब ये अपनी कमर पर दायां हाथ रखकर तथा बायां हाथ अपनी जांग पर रखकर लेटे रहने की मुद्रा में है ना। ऐसा लग रहा है जैसे लेटना चाहती है, ऐसा लग रहा है कि जैसे खड़ा होना चाहती है। तो वही चीज है इसमें। मूर्ति जिस प्रकार गढ़ी या ढीली ढली है, वो अपने आप में पूर्ण दिखाई देती है। यह मूर्ति उस युग में कलाकार की धातु पर कलाकृति बनाने के गुण को स्पष्ट करती है। मतलब आज के टाइम पे तो हमारे पास कितने सारे हथियार हैं, कितने सारे औजार हैं बेसिकली। उन औजारों की मदद से आज के आर्टिस्ट बहुत कुछ बना सकते हैं। लेकिन हड़प्पा काल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे आर्टिस्ट जो होते थे, उनके पास इतनी सारी चीजें या इतने औजार शायद ही उपलब्ध हो, लेकिन फिर भी उन्होंने जो जिस तरीके से मेटल पर या जिस धातु पर ये बनाई गई है ये मूर्ति, उस चीज को देखने में बहुत ज्यादा उनके गुण को ये दिखाती है, ठीक है। और ऊंचाई तो आपको पता है 4 इंच की है इसकी। और 4 इंच की ऊंचाई होने के बावजूद भी ये देखने में कितनी लंबी और बड़ी लगती है। मूर्ति का आकर्षण अपने में विशिष्टता लिए हुए हैं। इस नाचती लड़की की मूर्ति में कलाकार द्वारा कला की कलात्मक विशेषताओं का मिश्रण बहुत ही कुशलता से किया गया है। अब आप ये सोचोगे फर्स्ट क्वेश्चन जो 1 नंबर का था वही इतना बड़ा करवा के मैंने आपको बताया है, लेकिन मैंने ये आपके फायदे के लिए ही बताया है, क्योंकि जो आपके नीचे वाले क्वेश्चंस है ना, सेक्शन सी वाले, उसमें आपके 5-5 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ डांसिंग गर्ल में क्या है, या डांसिंग गर्ल किस माध्यम से बनाई गई है मूर्ति, ठीक है, और ये कौन से काल से मिलती है। तो वहां पर आप कंफ्यूज ना हो और वहां पर आप जवाब दे सको, इसलिए मैंने इस पूरे क्वेश्चन को इतने अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट है सेकंड का ए,
ठीक है। इसमें और दिया हुआ है, मतलब या तो आप ये वाला या फिर ये वाला कर सकते हो। हु पेंटेड द आर्ट वर्क मोनालिसा, यानी कि मोनालिसा की जो पेंटिंग है या चित्र है उसे किसने चित्रित किया है। ये अगर आपको नहीं भी आपने पेंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा हो तो भी आपको पता होगा कि इसको जो है लियोनार्डो डा विंची ने, यानी लियोनार्डो दा विंची जो है उसने इसको चित्रित किया है। और एक बार ये पेंटिंग आप देख लो कौन सी है। सो ये है आपकी द मोनालिसा। और इसकी खासियत ये है कि ऐसा लगता है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इसकी आईब्रोज भी ढंग से नहीं बनाई गई हैं, आर्टिस्ट ने बनाया है इसे, लियोनार्डो ने, ठीक है। और मतलब अगर इसको आप ना देखते रहोगे एकदम से घूर के कह रही हूँ, मतलब काफी टाइम तक अगर आप इसको लगातार देखते हो ना तो आपको एक टाइम पे तो मतलब स्टार्टिंग में देखोगे जब तो ऐसा लगेगा कि ये हंस रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको देखते रहोगे तो ऐसा लगता है जैसे ये आपको देख रही है और ये किसी तरीके से दुखी है, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है जैसे हंस रही है, फिर उसके बाद आपको लगने लगेगा कि ये जैसे दुखी है, इसकी स्माइल जो है वो गायब हो जाती है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। सो ये इस पेंटिंग की खासियत है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीडियम ऑफ द रामापूर्वा बुल कैपिटल, यानी रामपूर्वा जो बुल कैपिटल है उसका माध्यम क्या है। जैसे हमने डांसिंग गर्ल का माध्यम पढ़ा था कि वो मेटल पर बनाई गई हुई है ना, मेटल जो धातु होती है उस पर बनाई गई मूर्ति है। तो रामपूर्वा बुल कैपिटल जो कि आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ये आपका राष्ट्रपति भवन में जो है सामने की तरफ लगाया गया है रामापूर्वा बुल कैपिटल। ये हमें अशोक के जो एम्पायर था वहां से हमें देखने को मिलता है रामापूर्वा। और उसको रामपूर्वा जो है वो एक जगह का नाम है, उसमें ये बेसिकली जो रामपूर्वा बुल कैपिटल है वो हमें मिलता है। सो ये आपका बनाया गया है पॉलिश किया हुआ बालू का पत्थर जो होता है, पॉलिश सैंड स्टोन से बनाया गया ये बेसिकली रामपूर्वा बुल कैपिटल है। इसके बारे में एक बहुत डिटेल में क्वेश्चन आया हुआ है तो वो भी हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इसमें ए में पूछा हुआ है वेयर डिड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बिगिन। पहला 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो अमूर्त कला जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो अमूर्त कला की शुरुआत जो है वो यूरोप से हुई है। और यूरोप अगर आप देखो तो यूरोप जो है वो भारत के वेस्ट पार्ट पे पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट पार्ट या विश्व के पश्चिम भाग में भाग से जो है अमूर्त कला की शुरुआत हुई है। जैसे अगर ये भारत है तो इस साइड आपका यूरोप पड़ता है, ये आपका वेस्ट पार्ट है। इसी में और में पूछा हुआ है चूज द राइट डिस्क्रिप्शन फॉर द आर्टिस्ट गगनेंद्र नाथ टैगोर। जो आपका गगनेंद्र नाथ टैगोर चित्रकार है ना, उसके लिए आपको सही वर्णन छांटना है। पहला वर्णन कह रहा है इन्फ्लुएंस ऑफ सिजेन पेंटिंग इन हिज पेंटिंग्स, यानी कि हमें उसकी पेंटिंग में, गगनेंद्र नाथ टैगोर की पेंटिंग में सेजा की पेंटिंग का प्रभाव मिलता है, तो ये गलत है। इन्फ्लुएंस ऑफ एडगर डेगर्स पेंटिंग की, उसकी पेंटिंग्स में हमें एडगर डेगर्स का जो पेंटिंग्स है उसका प्रभाव मिलता है, ये भी गलत है। इन्फ्लुएंस ऑफ रैम्ब्रैंड पेंटिंग की, इसकी पेंटिंग का ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये हिज पेंटिंग्स हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ यूरोप। मतलब उसकी जो पेंटिंग्स थी गगनेंद्र नाथ जी की, उनके चित्रों में यूरोप की घनवादी शैली का हमें प्रभाव मिलता है। घनवाद के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है तो वो भी देख लेंगे। सो क्यूबिस्ट स्टाइल जो होता है यूरोप का, वो हमें गगनेंद्र नाथ जी की पेंटिंग्स में देखने को ज्यादातर मिलता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, विच टेक्निक हैज बीन यूज्ड इन द मिडिवियल सेंस। 1 नंबर का क्वेश्चन है, यानी जो मिडिवियल सेंस चित्र है उसमें हमें कौन सी तकनीक देखने को मिलती है। ड्राई पॉइंट तकनीक, ठीक है, एक्वाटिंट टेक्निक, फ्रेस्को बुओनो टेक्निक, या फिर इंटैग्लियो टेक्निक। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेस्को बुओनो टेक्निक जो है वो हमें देखने को मिलती है। भित्ति चित्र तकनीक, ये एक भित्ति चित्र का मतलब क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी ब्रिक्स होती है ना उन पर ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी, तो इसका आंसर है सी, ठीक है। अब इसी में और में पूछा हुआ है चूज द पेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो हमने अमूर्त कला पढ़ी थी उसके कलाकारों का सही युग्म यानी सही मैच छांटना है। सो कैंडिस्की जो है, कैंडेंस्की या कांडेंस्की हिंदी में, इसने ये अब एब्स्ट्रैक्ट आर्ट से जुड़े हुए हैं, लेकिन माइकल एंग्लो ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट से एंजलो ये नहीं जुड़े हुए हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कैंडेंस्की एंड मोंड्रियन, तो इसका आंसर है बी। जो कैंडेंस्की और मोंड्रियन है वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट से जुड़े हुए आर्टिस्ट हैं। और इसी में आपको पता है गगनेंद्र नाथ
गगनेंद्र नाथ नहीं, ऊपर हमने जो आर्टिस्ट के नाम पढ़े थे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट से जुड़े जुड़े हुए हैं, जो जिन पर यूरोप के प्रभाव देखने को मिलता है, तो वो भी यहाँ पर आंसर होगा अगर ये ना आए तो। ठीक है, नेक्स्ट, डैश वर द मेन सेंटर ऑफ आर्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, यानी गुप्त काल के दौरान कला के मुख्य केंद्र डैश थे। तो कला के मुख्य केंद्र जो गुप्त काल के गुप्त पीरियड की बात करें तो मथुरा और सारनाथ थे। सारनाथ का तो आपने नाम भी सुना होगा, है ना, ए है इसका आंसर, मथुरा और सारनाथ जो है मुख्य केंद्र थे। ये ना टॉपिक्स, ये जो आपके क्वेश्चन है ना, आपकी जो बुक्स है, बुक्स में जो आपका स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट होता है ना, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, बता देती हूँ आपको ना पता हो तो। 6th क्वेश्चन है, उसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट होता है। आइडेंटिफाई द पेंटर आर्टिस्ट हु वर्कड विद द डैश, यानी उस चित्रकार की पहचान करनी है जिसका संबंध डैश से है। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पर आपको उस चित्रकार का नाम दिया है और एक पेंटिंग जो है चित्रकार की उसका नाम दिया है। आपको बताना है क्या ये चित्रकार की ये पेंटिंग है या नहीं है। ठीक है, सो कृष्णा रेड्डी की ब्रह्मचारीज पेंटिंग नहीं है। ब्रह्मचारीज जो है वो आपकी बनाई है अमृता शेरगिल ने। ठीक है, किसने बनाई है? अमृता शेरगिल ने आपकी ये पेंटिंग बनाई है ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी। ठीक है, उसके बाद विनोद बहरी एंड ब्लैक लाइन। विनोद बहरी की अगर बहरी की हम बात करें तो ये बेसिकली जो है विनोद बहरी या विनोद बिहारी भी आप कह सकते हैं इनको। तो ये ना इनकी बहुत ही ज्यादा आई जो थी ना, आई साइट वो वीक थी। ठीक है, इनकी आई साइट जो थी वो काफी वीक थी और ये कम देख पाते थे। ठीक है, तो ये कह रहा है ब्लैक लाइंस इन्होंने बनाई है, ये भी गलत है। ब्लैक लाइंस जो है वो आपकी बनाई है कांडिंस्की ने। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अमृता शेरगिल एंड मैन विद वायलिन, तो ये भी गलत होगा। अमृता शेरगिल की तो पेंटिंग है ब्रह्मचारीज। तो मैन विद वायलिन किसने बनाई है? ये बनाई है पाब्लो पिकासो ने, ये बनाई है पाब्लो पिकासो ने। तो एक ही आंसर रह गया, राजा रवि वर्मा एंड हंस दमयंती। इसके बारे में और भी पढ़ेंगे आगे। इसका आंसर है राजा रवि वर्मा एंड हंस दमयंती। तो ये जो राजा रवि वर्मा जी हैं इन्होंने हंस दमयंती नाम की एक पेंटिंग बनाई हुई है। अब आपका स्टार्ट हो जाता है सेक्शन बी, जो मैंने आपको बताया था। कुछ पैसेज या पैराग्राफ आपको दिए होंगे जिसमें से आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के निकालने हैं। सो पहले आप क्या करोगे, आपको ना ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपके मन में जब आपको पेपर वो रीडिंग का टाइम दिया जाएगा ना, तो इस पैराग्राफ को जरूर अच्छे से पढ़ लेना। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नेम्ड आफ्टर द साइट फ्रॉम वेयर द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द सिविलाइजेशन वाज फाउंड, यानी कि जो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता है उसका नाम उस स्थान से है जहां सभ्यता के प्राथमिक प्रमाण मिले। ठीक है, इस सभ्यता का मुख्य स्थान मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा है। तो इसका सब मुख्य स्थान क्या है? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, जो अब पाकिस्तान में है, जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। इस सभ्यता को हड़प्पन सभ्यता से भी जाना जाता है। इंग्लिश में भी वही चीज दी हुई है, सो हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। ठीक है, और इससे आपको एक फायदा बहुत अच्छा होगा कि आपको अगर इंग्लिश में ना समझ आए ना, इंग्लिश का बच्चा है, इंग्लिश में पेपर दे रहा है, लेकिन इंग्लिश में अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप आराम से ये हिंदी मीडियम वाला पढ़ लेना, बेहतर तरीके से आप समझ जाओगे। तो इस सभ्यता को, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं। यह 2500 ईसा पूर्व तथा 1750 ईसा पूर्व के मध्य पनपी भारतीय इतिहास में मौर्य वंशावली का राज्यकाल काफी महत्वपूर्ण है। इस राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की है, यानी कि जो मौर्य राजवंश है उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की है। चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र यानी जो पोते होते हैं उनका नाम है अशोक। ठीक है, अशोक महान ने कला एवं वास्तुकला के उत्थान के लिए बड़ा योगदान दिया। यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, मतलब जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म का पालन करते थे और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार और प्रसार के लिए उसने पूरे साम्राज्य के स्तंभों और शिलालेखों को स्थापित किया था। अशोक जो थे ना वो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने की शिलालेख जो होते हैं, जो आप कह सकते हो वो जो बड़े बड़े पत्थर होते थे ना, उन पे लिखवाना, उन पे खुद वो खोद के उनको वो लिखवाते थे, और जिसमें कि भगवान बुद्ध के शिक्षाओं को भी उन्होंने प्रचार किया। प्रसार के लिए उन्होंने इस तरीके के स्तंभ जो हैं बड़े बड़े बनवाए। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के निकट अजंता गुफाएं हैं। तो महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद जिला है वहां पर
उसके पास में अजंता की गुफाएं पड़ती हैं। इस गुफाओं का नामकरण पास ही के गांव अजिंत से पड़ा है। मतलब ये जो गुफाएं है ना अजंता, इनका नामकरण अजिंत नाम का जो पास का गांव है उससे पड़ा है। अजंता की कलाकृतियां 2 चरणों में पूरी हुई। प्रथम हीनयान चरण में हुई और जिसमें कि भगवान बुद्ध को प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है, और दूसरा चरण था इसका महायान। तो जो अजंता की गुफाएं हैं इसकी 2 तरीके के चरण हैं जिनसे कि कलाकृति पूरी हुई। पहला चरण हीनयान कहलाता है और दूसरा चरण जो है वो कहलाता है महायान, जिसमें भगवान बुद्ध को मानवीय रूप में दिखाया गया। पहला चरण जो हीनयान है इसमें भगवान बुद्ध के प्रतीक दिखाए गए। ठीक है, जो महायान चरण है उसमें भगवान बुद्ध को मानव के रूप में दिखाया गया। अजंता के चित्रकारों ने परंपरावादी टेम्परा पद्धति का प्रयोग किया है। मतलब उन्होंने टेम्परा टेक्निक जो होती है उसका उपयोग किया। अजंता भित्ति चित्रों का विषय मूल से धार्मिक था। मतलब अजंता जो थे, अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें अगर आप जो दीवारों पर बड़ी बड़ी चित्र बनाए गए हैं उसका अगर हम विषय देखें, उसका जो सब्जेक्ट्स है वो ज्यादातर आपके रिलीजियस या फिर धार्मिक होते हैं। ठीक है, सो ये आपने पूरा पढ़ लिया। अब आपको क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर डैश एंड डैश। सिंधु घाटी की सभ्यता के मुख्य स्थान आपको बताने हैं, डैश तथा डैश हैं। तो ये तो आपने पूरा पैसेज पढ़ा है तो आप आराम से बता दोगे, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा पैसेज को थोड़ा टाइम लगाकर अच्छे से पढ़ना ताकि आराम से आपको क्वेश्चन के आंसर मिल सके। 1 नंबर का था ये। इसी में और में दिया हुआ है, ये ना समझ आए तो ये कर लेना। प्लेजेंटली द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज इन डैश। वर्तमान में सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ पर है, तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा था ना, जो अब पाकिस्तान में है। यहाँ पर वर्तमान शब्द नहीं लिखा है तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है अभी फिलहाल पाकिस्तान में है प्रेजेंटली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाकिस्तान। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को देख लेना। नेक्स्ट है द फर्स्ट और डैश ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड इन। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रथम डैश और डैश में मिले। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके प्रथम हमें कहाँ कहाँ मिले इसके बारे में देखो, यहाँ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्राथमिक प्रमाण हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं, हड़प्पा में मिलते हैं, है ना। हमने ये पढ़ा था ना, इस सभ्यता का जो प्राथमिक प्रमाण है वो हमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में मिलते हैं। सबसे पहला प्रमाण हमें हड़प्पा में मिलता है, इसीलिए इसको हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर आ जाएगा द फर्स्ट एविडेंस। ठीक है, एविडेंस। अगर आपको हिंदी में ना मिले तो आप इंग्लिश में ढूंढ लेना। यहाँ पर देखो, where the first evidence of the civilization was found, ठीक है, in हड़प्पा। ठीक है, पहला एविडेंस हड़प्पा में मिला, इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम भी दिया गया है। अब अगला है द मौर्यन डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये तो आपको पता होगा, है ना। अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इनके पौत्र का नाम, इनके जो पोते थे इनका नाम क्या है, अशोक। ठीक है, अशोका द ग्रेट वॉज अ फॉलोअर ऑफ डैश रिलीजन। अशोक जो था वो किस धर्म का अनुयायी था। अगर आप उसमें ना भी देखे तो भी आपको पता होगा क्योंकि हमने पैसेज पूरा पढ़ा है, बुद्धिज्म का। ठीक है, बौद्ध धर्म का अनुयायी वो था। और बौद्ध धर्म के को लेकर उसने क्या क्या किया, उसने जो है भगवान बुद्ध के जितनी भी उन्होंने शिक्षा दी थी, ठीक है, सभी शिक्षाओं को उसने शिलालेख पर लिखवाया और उसका प्रचार और प्रसार किया। शिलालेख लिखवाए और स्तंभ बनवाए, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है अजंता पेंटिंग्स वर डन इन डैश फेजेस। अजंता की कलाकृतियां डैश चरणों में पूरी हुई। तो अजंता की कलाकृतियां यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, ये देखो, अजंता की जो चित्रकारी थी वो यहाँ पर नहीं है, 1 मिनट, हाँ, अजंता की कलाकृतियां 2 चरणों में पूरी हुई। कितने चरणों में, 2 चरणों में। चाहे तो आप नाम भी लिख लेना, पहला था हीनयान, दूसरा था महायान। तो वही चीज आपको यहाँ लिखनी है। तो डन इन 2 फेजेस। ठीक है, 2 चरणों में पूरी हुई, जिसमें आप साथ में लिख सकते हैं ऐसे ब्रैकेट डाल के, हीनयान और
महायान। लग रहा है ना पेपर आसान, कुछ नहीं है पेपर में, बस आप थोड़ा सा पढ़ लो और आपका हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है 1 नंबर का, अजंता आर्टिस्ट हैव यूज्ड टेक्निक ऑफ डैश। अजंता के चित्रकारों ने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया था? टेम्परा टेक्निक, अगर आपको याद हो तो अजंता के चित्रकारों में परंपरावादी टेम्परा पद्धति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा टेम्परा। ठीक है, हिंदी में इस तरीके से लिखोगे। इसी में और में दिया हुआ है द थीम्स ऑफ अजंता पेंटिंग्स वर डैश इन नेचर। अजंता के जो भित्ति चित्र है उनका विषय हमने क्या पढ़ा था? रिलीजियस होता है, यानी कि ज्यादातर उनका जो भित्ति चित्रों पे हम विषय देखते हैं वो धार्मिक हमें देखने को मिलता है। अब आपका आ गया पैसेज नंबर 2। 2 पैसेज होंगे, दोनों ही करने हैं, ये मत सोचना कि हमें इसमें चॉइस है। ठीक है, तो वो भी हम हिंदी में ही पढ़ लेते हैं, हिंदी में ज्यादा बेहतर हमें समझ आएगा, है ना। आधुनिक भारतीय कला देश के इतिहास तथा सामाजिक परिस्थितियों से संबंधित है। तो हमारी जो आधुनिक भारतीय कला है, जो हमारी मॉडर्न आर्ट फॉर्म है, वो ज्यादातर किससे रिलेटेड है? हिस्ट्री ऑफ द कंट्री से, मतलब हमारे भारत का क्या इतिहास रहा और अभी हमारी सोशल कंडीशंस क्या हैं, इसके ऊपर जो है अलग अलग स्टाइल्स लोग जो चित्रकार होते हैं, कलाकार होते हैं, वो लेकर आते हैं। कलाकारों ने इन परिस्थितियों में अपनी शैली का विकास किया। ब्रिटिश राज के पतन के बाद विभिन्न विचारधाराओं का विकास हुआ। तो जैसे ही ब्रिटिश राज जो था उसका पतन होने लग गया, वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया, तो अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ। कंपनी विचारधारा के अंतर्गत ब्रिटिश युग विभिन्न कलाकृतियों जो है वो देखने को हमें मिली। भारतीय कलाकारों ने अपने चित्रों में यूरोपीय तकनीक का प्रयोग किया। जो भारतीय कलाकार थे उन्होंने अपने चित्रों में ज्यादा से ज्यादा यूरोपीय तकनीक जो थी उसका उपयोग किया। चित्रकार राजा रवि वर्मा ने भारतीय विषय को पुनः क्रियाशील करने के लिए प्रयास किए और इसमें उन्होंने पाश्चात्य शैली जो थी उसका अनुसरण किया। बाद में शांति निकेतन में बंगाल मंच की स्थापना हुई जो कला के विकास का केंद्र बना। उसके बाद उन्होंने बंगाल मंच में जो है शांति निकेतन में बंगाल मंच की भी उन्होंने स्थापना की थी, जो कि कला का जो विकास होता है उसका केंद्र बना था। अवनींद्रनाथ टैगोर तथा उसके अनुयायियों का योगदान बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिलता है। बंगाल परंपरा ने समकालीन कला में गति देने में पारंपरिक योगदान दिया। उसके बाद अमृता शेरगिल जो थी इस युग में सर्वोत्तम कलाकार थी। वह किसी विशेष भारतीय विचारधारा से संबंधित नहीं थी, मतलब वो किसी विशेष विचारधारा से संबंध नहीं रखती थी, उसका मतलब अलग ही वो जॉनर में जाके अपनी जो है पेंटिंग्स जो है क्रिएट किया करती थी। 12th क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पर ट्रू और फॉल्स का है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें और भी दिया हुआ है, तो चॉइस है। वी सी द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट स्कूल्स आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश राज, यानी ब्रिटिश राज के पतन के बाद हम विभिन्न विचारधाराओं का विकास देखते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल सही है। अभी अभी पढ़ा था ना कि भारतीय जो ब्रिटिश राज जो था भारत में उसका जैसे जैसे पतन हुआ, जैसे जैसे वो डिक्लाइन होने लग गई, तो अलग अलग जो विचारधाराएं थी वो हमारी सामने आई। ठीक है, द इंडियन आर्टिस्ट फॉलो द यूरोपियन टेक्निक्स इन देयर पेंटिंग, कि भारतीय कलाकारों ने अपने चित्रों में यूरोपीय तकनीक का प्रयोग किया। तो ये भी बिल्कुल सही है, हमने ऊपर पढ़ा था ना कि भारतीय जो कलाकार थे उन्होंने अपने चित्रों में यूरोपीय तकनीक का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर देखो ये लिखा है यूरोपीय तकनीक का प्रयोग किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा डिड नॉट फॉलो द वेस्टर्न स्टाइल, कि राजा रवि वर्मा ने पाश्चात्य शैली का अनुसरण नहीं किया। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि राजा रवि वर्मा जो थे चित्रकार, उन्होंने क्रियाशील करने के लिए पाश्चात्य शैली का अनुसरण किया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, या फिर गलत। नेक्स्ट है इसी में, और बंगाल स्कूल स्टेबलाइज्ड इन शांति निकेतन, शांति निकेतन में बंगाल स्कूल की स्थापना हुई। तो ये बिल्कुल सही है, हमने अभी भी पढ़ा था, जो कि बाद में कला का केंद्र बना। नेक्स्ट है बंगाल स्कूल प्रोवाइडेड अ स्टार्टिंग पॉइंट टू द मूवमेंट टू द कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट, यानी कि बंगाल स्कूल ने समकालीन कला में गति को प्रारंभिक योगदान दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, वैसे इसका आंसर ट्रू है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो बंगाल स्कूल है, एक मिनट, बंगाल परंपरा या बंगाल स्कूल भी आप कह सकते हो, उसने समकालीन कला में गति देने में प्रारंभिक योगदान दिया। और यही आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि बंगाल स्कूल ने समकालीन कला में, तो सेम वही लाइन लिख दी गई है, बस आपको सही गलत बताना है। ऊपर में हमने क्या देखा था, वही सेम लाइन लिख दी गई है, उसका फिल इन द ब्लैंक्स करना है।
तो वही चीज़ है। अमृता शेरगिल वॉज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, क्या हमने ये पढ़ा था कि अमृता शेरगिल किसी विशेष विचारधारा से संबंधित थी? तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमृता शेरगिल इस युग में सर्वोत्तम कलाकार थी, लेकिन वो किसी भी विशेष भारतीय विचारधारा से संबंधित नहीं थी। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि वो थी, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें कि आपका 30 वर्ड का मिनिमम जो है आंसर रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पर वर्ड नहीं देखूंगी, क्योंकि मुझे आपको समझाना है। पर आप जब पेपर में कर रहे होंगे तो प्लीज वर्ड लिमिट भी देख लेना। ठीक है, सबसे पहला आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब द पेंटिंग द एट्रियम, यानी कि जो द एट्रियम पेंटिंग है या जो चित्र है उसका वर्णन करना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। सो इसका आंसर देख लो एक बार। अच्छा हाँ, हंस दमयंती मैंने नहीं समझाया ना आपको। जो राजा रवि वर्मा है उन्होंने 1899 में हंस दमयंती ये पेंटिंग है वो बनाई थी, जो कि ऑयल ऑन कैनवस, कैनवस पर जो आपके तैलीय रंग होते हैं ना, तेल वाले रंग, ठीक है, तैलीय रंग जो ऑयल पेंटिंग कलर्स आज भी आते हैं, वो इस्तेमाल करके ये पेंटिंग बनाई गई है, जो कि मद्रास फाइन आर्ट्स एग्जीबिशन में सबसे पहले जो है डिस्प्ले की गई थी। अब आते हैं हमारे जो एट्रियम पेंटिंग है ये, इसके बारे में। तो एट्रियम पेंटिंग ये है आपकी गगनेंद्र नाथ जी के द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग है। ये एक रिमार्केबल वर्क है, एक फाइन एग्जांपल है क्यूबिस्ट इन्फ्लुएंस ऑन हिज वर्क का। क्यूबिज्म के बारे में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब ये एक द एट्रियम जो है असाधारण कलाकृति है, जो उनकी कृतियों पर घनवाद के प्रभाव का नमूना है। गगनेंद्र नाथ टैगोर, आपको पता होगा, घनवाद से जुड़े हुए हैं। घनवाद बेसिकली क्या होता है? क्यूबिज्म। क्यूबिज्म में ना आपको इस तरीके से कुछ भी मतलब बॉक्सेस वगैरह मिलेंगी, बेसिकली ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं जो क्यूबिज्म वाली पेंटिंग होती हैं। किसी भी तरीके से लाइंस आपको देखने को मिलते हैं, जो शेप्स होती हैं हमारी, शेप्स आपको देखने को मिलती हैं, जो फाइन लाइंस होती हैं वो देखने को मिलती हैं। क्यूबिज्म आपका एक ऐसा स्टाइल है पेंटिंग का विच ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग टुगेदर ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स एंड ही इनकॉर्पोरेटेड दिस इन हिज वर्क। मतलब क्यूबिज्म या घनवाद ऐसी कला शैली होती है जिसमें कि आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो है एक पेंटिंग में देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर या आड़े तिरछे इस तरीके से रखे हुए होते हैं। ठीक है, ही क्रिएटेड दिस वर्क विद हिज क्यूबिस्टिकली ब्रोकन फॉर्म्स लाइक क्यूबिस्ट, यानी कि उन्होंने इस पेंटिंग का उस चित्र का जो है घनवादी कलाकार की तरह ज्यामितीय आकार जो होते हैं, ज्योमेट्रिकल जो आकार होते हैं ना, हमारे ज्योमेट्री में जो हमारे आकार दिए गए हैं, गोले, ठीक है, और ये ट्रायंगल, और इसके अलावा हमारा जो स्क्वायर होता है, ठीक है, और रेक्टेंगल जो होते हैं, अलग अलग शेप्स जो हमारी होती हैं, उसका इस्तेमाल करके ये क्यूबिज्म पेंटिंग बनाई जाती है। ये हमारी ये पेंटिंग जो है पर्टिकुलरली एक फाइन ब्लेंड दिखाती है लाइट का भी, और एक क्रिएट करते हैं ड्रामेटिक इफेक्ट विद कलर्स। मतलब आप अगर ध्यान से देखोगे इस पेंटिंग को, तो ये पेंटिंग आपको दिखाई देगी, इसमें आपको एक फाइन ब्लेंड मिलता है किस चीज़ का? इसमें आपको एक फाइन ब्लेंड मिलता है लाइट का, है ना। लाइट आप यहाँ पर देखो तो एक लाइट का फाइन ब्लेंड मिलता है। इसके अलावा इसमें ना आपको जो कलर्स हैं, वो आपको जो पीछे कलर्स यूज किए गए हैं एक ड्रामेटिक इफेक्ट भी दिखाते हैं, मतलब एक ड्रामा भी इसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, रंगों का जो प्रकाश है और छाया है वो पूर्व संयोजन के साथ बनाई गई है। Though in most of his earlier works he used multitude of colors, but in this one he has used various shades and tints। क्योंकि उनकी जो पेंटिंग्स होती है गगनेंद्र नाथ की, जो उनकी शुरुआती पेंटिंग्स हैं उनमें हमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इस पेंटिंग में खासकर उन्होंने कुछ लिमिटेड शेड्स का और कुछ लिमिटेड टिंट्स का, कलर्स का इस्तेमाल किया है। द होल कंपोजिशन लुक्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स पुट टुगेदर। और ये जो पूरी पेंटिंग है ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी शेप्स जो हैं एक उसमें एक पेंटिंग में उतार दी गई हो। दिस वर्क वुड कुड इजीली बी अंडरस्टूड दो देयर इज एब्स्ट्रैक्शन इन द शेप्स। इस पूरे मतलब इस पूरे वर्क को, इस पूरी पेंटिंग को हम आसानी से समझ भी सकते हैं, लेकिन हम इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। देयर वॉज नॉट एनी आर्टिस्ट एट दैट टाइम टू एक्सपेरिमेंट विद दिस वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था ना क्यूबिज्म का, ये बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था। मतलब हमारे जो वेस्ट में जो जितनी कंट्रीज थी, यूरोप में जितनी कंट्रीज थी, वो सभी कंट्रीज के जो चित्रकार थे वो सारी उस टाइम पे ये पेंटिंग्स बना रहे थे, लेकिन भारत में पहली बार इसके ऊपर जो है
गगनेंद्र नाथ जी ने एक्सपेरिमेंट किया था। ही इज स्टिल रिगार्डेड एज एन आर्टिस्ट हु मेड सेवरल एक्सपेरिमेंट, और इसीलिए माना जाता है कि जो गगनेंद्र नाथ जी हैं वो कुछ गिनंदा चुनिंदा जो आपके आर्टिस्ट होते हैं उनमें से हैं, जो कि बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स अपनी पेंटिंग्स के साथ करते रहते थे। उनका निधन 1938 में हुआ, लेकिन उनकी पेंटिंग्स और उनके स्केचेस के द्वारा आज भी उन्हें याद किया जाता है। तो ये पेंटिंग के बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है। हालांकि 2 नंबर का था तो उतना ही लिखना जितना आपसे पूछा गया है। व्हाट डू यू नो अबाउट द इंडियन पेंटर हु बिकेम ब्लाइंड, जो मैंने आपको बताया था, जो आपका विनोद बिहारी जी हैं, वो जो थे वो काफ़ी कम उम्र में अंधे हो गए थे। तो उस उनके बारे में आपको यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आपको बताना है। तो विनोद बिहारी जी जो थे, उनकी आंखें बचपन से ही कमजोर थीं और जीवन के अंतिम चरण में वो अंधे हो गए थे। मतलब उनकी वीक आई साइट थी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड एंड बिकेम टोटली ब्लाइंड इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, यानी कि जो यंग एज होती है या जो बुढ़ापा आप कह सकते हो, उसमें आके वो अंधे हो गए थे। नाइदर हिज पुअर आई साइट इन यंग एज एंड ब्लाइंडनेस इन लेटर एज कुड स्टॉप हिज क्रिएटिव अर्ज, लेकिन इस अंधेपन ने ना तो उनके जो उनकी सृजनात्मक शक्ति थी उसको प्रभावित किया, और ना ही उनकी जो पेंटिंग्स बनाने की एक इच्छा थी उसको प्रभावित किया। ऑल थ्रू हिज लाइफ ही एक्सपेरिमेंटेड विद डिफरेंट मीडियम्स। इन स्पाइट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस ही क्रिएटेड अ ह्यूज म्यूरल एट कला भवन शांति निकेतन, यानी कि उनके अंधेपन के बावजूद भी उन्होंने शांति निकेतन के कला भवन की दीवार पर भित्ति चित्र यानी दीवारों पर चित्र बनाए हैं, ठीक है। और उसके माध्यम से वो अलग अलग मतलब माध्यमों का इस्तेमाल करते थे, ऑयल पेंटिंग्स का, ठीक है, और आपकी जो फ्रेस्को आर्ट होती है उसका, अलग अलग तरीके की वो जो आर्ट है वो यूज किया करते थे अपनी पेंटिंग्स में। अब इन्हीं की एक पेंटिंग है मेडिवल सेंट्स, ठीक है, मध्यकालीन संत, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और पीछे जो मैंने हंस दमयंती बताई वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये मेडिवल सेंट्स जो है ये फ्रेस्को बोनो टेक्निक से बनाई गई पेंटिंग है, यानी भित्ति चित्र, दीवार पर ये पूरा चित्र बनाया गया है और आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर चित्र है। डिस्पाइट बीइंग कि वो एक ब्लाइंड पर्सन थे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कि किसी जो देख पाएगा इंसान उससे भी कितनी सुंदर ये पेंटिंग हमें दिखाई देती है। इज वन ऑफ द मूरल्स विच ही पेंटेड ऑन द वॉल ऑफ हिंदी भवन, मतलब ये पेंटिंग जो है वो हिंदी भवन की दीवार पर बनाई गई है। एंड इट इज अ मेथड ऑफ वॉल पेंटिंग इन विच पाउडर्ड पिगमेंट्स कलर्स आर मिक्सड इन वाटर एंड आर अप्लाइड टू वेट फ्रेशली लेड लाइम प्लास्टर ग्राउंड। मतलब जो फ्रेस्को बुनो टेक्निक होती है इसके बारे में भी देख लो। ये भित्ति चित्र की ऐसी टेक्निक होती है या तकनीक होती है जिसमें कि दीवार पर बनाए जाने वाले भित्ति चित्र को बनाने की एक पद्धति होती है। इसमें क्या किया जाता है, रंगों को ना पिगमेंट्स के अंदर मिलाया जाता है, पानी के अंदर मिलाया जाता है, और उसमें फिर चूने के प्लास्टर को घोला जाता है, ठीक है, चूने के प्लास्टर को घोला जाता है और वो दीवार पर पहले गीला प्लास्टर लगाया जाता है, फिर कलर्स से उसके जो कलर्स होते हैं उन कलर्स से जो रंग है वो दीवार का एक अंश बन जाता है, और जिस कारण उस रंग का स्थायित्व बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो कलर्स हैं वो लगाए जाते हैं फिर दीवार पर, और फिर उसके बाद ये जो कलर्स हैं ये लास्ट लॉन्ग बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रामपुरवा बुल कैपिटल। रामपुरवा बुल कैपिटल जो है उसकी लाक्षणिकताएं आपको बतानी है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो ये आपका बुक में दिया हुआ है, इस तरीके से आपको रामपुरवा बुल कैपिटल है ये आपका, ठीक है। ये जो है ये मौर्यन पीरियड के दौरान बनाई गई है रामपुरवा में, यानी ये मौर्य काल के दौरान रामपुरवा में बनाई गई एक मूर्ति है, ठीक है। द मीडियम इज पॉलिश्ड सैंडस्टोन, यानी कि ये बनाई गई है, मैंने आपको बताया था बालू का जो पत्थर होता है उस पर ये बनाई गई है। 7 फीट टॉल है, यानी 7 फीट की इसकी ऊंचाई है। ये एक मिक्सचर है किसका, इंडियन और पर्शियन आर्ट फॉर्म का, यानी पारसी और भारतीय कला का एक मिक्सचर है ये। इसमें आपको 3 जो बेसिकली पिलर्स आपको इसमें दिखाई देंगे, और ये पिलर्स जो हैं अशोक की उस टाइम की आप कह सकते हो कि उस टाइम पर उसने अपनी पावर दिखाने के लिए बेसिकली ये जो है ये बहुत फेमस, अशोक की जितनी भी मूर्तियां अशोक के टाइम पे बनाई गई उसमें से सबसे फेमस ये बुल कैपिटल वाली मूर्ति है, ठीक है। सो इसमें 3 है, बेस, उसके बाद इलोंगेटेड शाफ्ट, उसके बाद क्राउन ऑफ द पिलर कॉल्ड कैपिटल, यानी 3 अंग है। पहला आधार है, आधार में मतलब क्या आता है, आधार में ये जो इन्वर्टेड लोटस है, ऐसा लगता है जैसे कमल के फूल को उल्टा करके बनाया गया है, ये आधार है इस पे इस पूरी मूर्ति का। उसके बाद सेकंड इसमें है ये अबैकस, अबैकस होता है जो
वो है ये, ठीक है। शीर्ष फलक इसको हिंदी में बोलते हैं, जो कि इस सांड और इस कमल के बीच में ये अबैकस बनाया गया है, एक तरीके से एक शाफ्ट के तौर पे या एक शीर्ष के तौर पे। और थर्ड इसमें है क्राउन ऑफ द पिलर कॉल्ड कैपिटल, यानी कि ये बुल, ठीक है। ये बुल जो है ये कैपिटल का सिंबल माना जाता है। अशोका की जो कैपिटल थी, अशोका का जो शीर्ष था, ठीक है, जो उसकी राजधानी हुआ करती थी, उसका सिंबल इस बुल को, इस सांड को बताया जाता है कि हम बहुत पावरफुल हैं, ठीक है, ये दिखाने के लिए बनाई गई थी। फिलहाल में ये जो पूरी मूर्ति है ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, राष्ट्रपति भवन में हमें ये देखने को मिलती है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, राइट वेरी शॉर्ट नोट ऑन कृष्णा सपोर्टिंग माउंट गोवर्धन। गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए जो कृष्ण है उन पे संक्षिप्त नोट आपको लिखना है। ये आपका कितने नंबर का था, 2 नंबर का है, ठीक है, 2 नंबर का ये है। द स्क्रिप्ट, ये पूरी आपकी स्कल्पचर बनाया गया है, मूर्ति बनाई गई है। इसमें जो है द कृष्णा स्कल्पचर इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द डेलिकेट एंड इंट्रिकेट हॉयसला कार्विंग, यानी कि कृष्ण को मध्य में रखकर मुख्य पात्र, मतलब ये पूरा जो है ना, ये हौसला जो होयसला, होयसला जो आपकी एक राजवंश था, ठीक है, उसका एक बहुत ही सुंदर एक कृष्णा स्कल्पचर ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल्स माना जाता है कि डेलिकेट और इंट्रिकेट कार्विंग कैसे की जाती है। मूर्ति कला इस तरीके से करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस मूर्ति में आपको बहुत सारी फाइन, मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें मिलेंगी जिनको बहुत डिटेलिंग के साथ बनाया गया है। द होल इंसिडेंट हैज बीन शोन इन लेयर्स, और सारा जो इंसिडेंट है ना, इसमें यहाँ पर बीच में आपको श्री कृष्ण दिखाई देंगे जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है। उसके साथ आपको जो है लोग दिखाई देंगे, यहाँ पर देखो ये गायें दिखाई देंगी, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि कैसे जो है इंद्र महाराज गुस्सा हुए, उसके बाद उन्होंने बारिश की, बाढ़ आ गई, तो किस तरीके से कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो वो पूरा का पूरा इंसिडेंट इस लेयर्स में यहाँ पर दिखाई देता है। द ऑब्वियस प्लेसमेंट ऑफ कृष्णा एज अ सेंट्रल फिगर विद ह्यूमन बींग्स एंड कैटल इन डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ नरेशन, यानी कि कृष्ण को मध्य में रख के जो मुख्य पात्र दिखाया गया है, क्योंकि कृष्ण जी इसका एक मुख्य पात्र हैं, और जो विभिन्न परतें हैं, अलग अलग जो लेयर्स हैं, इनमें हमें कई सारे जो पशु हैं, जो बाकी के मनुष्य जो इंसान हैं, उसको एक मनोरंजक कथानक जैसा बन गया है। मतलब ये देखने में ऐसा लगता है कि कितना मनोरंजक दृश्य ये है। कृष्ण को यद्यपि नायक के रूप में दर्शाया गया है, तथापि सारे दृश्य में उनके खड़े होने की मुद्रा तथा उनकी अंगों की क्रियात्मकता से सारे संयोजन में एक कोमलता का आभास होता है। यानी कि कृष्णा को हीरोइक फॉर्म में दिखाया गया है, कि हीरो जो थे वो बीच के मध्य में कृष्णा ही थे, जिनके स्टैंडिंग का स्टाइल, रिदमिक स्टाइल, ऐसा मतलब उनके खड़े होने का स्टाइल, क्रियात्मकता सी दिखाई देती है, सॉफ्टनेस दिखाई देती है पूरे कंपोजिशन में। वेरी इंटरेस्टिंग टू नोटिस इज द लाइवलीनेस ऑफ द एनिमल फिगर्स। और जो साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे रोचक जो चीज़ यहाँ पर देखने को हमें मिलती है, वो है उनके साथ में जो खड़े हुए ये कैटल्स हैं, जो पशु हैं, वो किस तरीके से बिल्कुल निश्चिंत होकर खड़े हैं, और ऐसा लगता है जैसे सजीव है ये हमारे सामने। विद हैवी ब्रेस्ट एंड बटक्स, एलेबरेट ज्वेलरीज, typical Indian hairstyle with this composition is an example of typical Hoysala period style where the intricate carvings of the stone shows the mastery of the artist। यानी कि अगर आप देखोगे स्त्री के जो भारी स्तन और नितंब दिखाए गए हैं, गहनों का अलंकरण और विशिष्टतापूर्ण भारतीय केश विन्यास दिखाए गए हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें ये देखने को मिलता है कि होयसल जो शैली थी उसका बहुत ही विशिष्ट उदाहरण ये माना जाता है, जिसमें पत्थर की सूक्ष्म रूप से की गई कटाई उस काल के कलाकारों की कुशलता को दर्शाती है। पत्थर पर बनाई गई इतनी सुंदर पेंटिंग है कि इसमें डिटेलिंग बहुत सुंदर दिखाई देती है। अब नेक्स्ट है और में भी है, व्हाट इज ग्राफिक्स और प्रिंट मेकिंग, नेम सम ऑफ द प्रिंट मेकिंग टेक्निक्स। ग्राफिक्स या चित्र मुद्रण क्या होता है, चित्र मुद्रण की कुछ तकनीकों के बारे में आपको बताना है। So graphics or printmaking is a very popular form of art which are being used by Western artists for many centuries। चित्र मुद्रण या आप ग्राफिक्स कह सकते हो, ये बहुत लोकप्रिय कला होती है जिसमें कि पाश्चात्य कलाकार जो वेस्टर्न कलाकार हैं,
ठीक है, वो शताब्दियों से इसका प्रयोग करते रहे हैं। इंडियन पेंटर्स टुक इंटरेस्ट इन ग्राफिक्स फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एडी। और जो भारतीय कलाकार हैं उन्होंने चित्र मुद्रण में 19वीं शताब्दी के अंत में ध्यान दिया और रुचि दिखलाई। ठीक है, और इसमें आपका एचिंग आता है, ड्राई पॉइंट, एक्वाटेंट आता है, इंटैग्लियो आता है, लिथोग्राफी आता है, ओलियोग्राफी, ये सारी जो हैं टेक्निक्स यूज होती हैं और आज भी इंडियन आर्टिस्ट इसको यूज करते हैं। तो ठीक है, ये सारी, ये मतलब ताम्रपर्ण उत्कीर्णन, ड्राई पॉइंट होता है, लेखन आता है, ठीक है, कागज पर उत्कीर्ण आकृति बनाना, ये सारी चीजें टेक्निक्स इसमें आती है। द मेन एडवांटेज ऑफ प्रिंट मेकिंग इज टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द सेम पेंटिंग। और सबसे बड़ा एडवांटेज प्रिंट मेकिंग तकनीक का ये होता है कि इससे हम जितनी चाहें उतनी कॉपी बना सकते हैं। प्रतिलिपि यानी जो कॉपी आप आज के ज़माने में फोटोकॉपी होती है ना, तो वही सेम चीज़ बोली गई, कितनी चाहें उतनी हम कॉपीज बना सकते हैं और उस पेंटिंग की उपलब्ध करवा सकते हैं। राजा रवि वर्मा could popularize his painting by printing many copies of his work in oleography, ओलियोग्राफ टेक्निक। यानी राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों की लोकप्रियता का जो उनका बढ़ने का कारण यही था कि उन्होंने रंगीन शिलामुद्र तकनीक से अपने चित्रों की बहुत सारी प्रतियां उपलब्ध कराई थी। ठीक है, अब इसी में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि नेम सम ऑफ द प्रिंट मेकिंग टेक्निक्स। तो आपने यहाँ पर प्रिंट मेकिंग टेक्निक्स देख ली कि एचिंग, ड्राई पॉइंट, इनको आप याद कर लेना। और अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे कलाकार या चित्रकार थे जिन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया, तो कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रिंट मेकर्स माने जाते हैं उस समय के। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कला भवन, वो कला भवन के स्टूडेंट थे, विश्व भारती शांति निकेतन। वर्लपूल, ये वर्लपूल पेंटिंग है आपकी, ठीक है, ये एक मास्टरपीस मानी जाती है कृष्णा रेड्डी की। इट इज डन इन इंटैग्लियो प्रोसेस, और ये इंटैग्लियो प्रोसेस जो होती है उससे बनाई गई ये पूरी प्रोसेस में पेंटिंग है। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखनी है, वर्लपूल जो है कृष्णा रेड्डी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20th क्वेश्चन। अब इसमें आपको क्या करना है, वर्ड लिमिट बढ़ गई 50 नंबर का, 50 वर्ड्स का हो गया, सॉरी। 3 नंबर का क्वेश्चन पहला आपसे पूछा गया है 20। ब्लैक प्रिंसेस इज नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अजंता पेंटिंग्स, वाई। यानी अजंता चित्रों में अश्वेत राजकुमारी, ये हर बार आता है और ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है सर्वोत्तम कृति मानी जाती है, और क्यों मानी जाती है ये आपको बताना है। So Black Princess is no doubt one of the best example of the अजंता पेंटिंग। So ये आपकी श्वेत राजकुमारी, सॉरी अश्वेत राजकुमारी ब्लैक प्रिंसेस पेंटिंग है, जिसमें कि जिसको माना जाता है कि अजंता की गुफाओं की, अजंता के चित्रों की सबसे सर्वोत्तम पेंटिंग है, सबसे सुंदर और सबसे उच्च कोटि की पेंटिंग है। द फ्री फ्लोइंग लाइन, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें हमें स्वतंत्र रेखाओं का प्रयोग इस पेंटिंग में देखने को मिलता है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा सोच के और अस्वतंत्र तरीके से रेखाओं का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, सब्टल रिदम ऑफ द बॉडी कॉन्टोर, इसमें हमें ये भी मतलब एक ना कलाकार की कला के द्वारा प्रदर्शित जितने भी अंग हैं उनका हमें गूढ़ सामंजस्य इसमें देखने को मिलता है। सो उसने हर एक चीज़ का ध्यान रखा कि कैसे जो इनके शोल्डर्स हैं उनको हम थोड़ा सा लाइट कलर दें, ठीक है, हाथ जो हैं उनको थोड़ा सा डार्क कर दें, तो वो चीज़ इसमें देखने को मिलती है। द स्लाइट टिल्ट ऑफ द फेस, और जो इनका जो चेहरा है वो थोड़ा सा उसमें तिरछापन देखने को मिलता है, थोड़ा सा झुका हुआ है वो चेहरा। एंड द कार्व्स ऑफ द आईज, और इसके साथ साथ आंखों की नक्काशी, सभी कुछ, ऑल दिस शो द मास्टरी ऑफ द आर्टिस्ट। और इसमें जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई, इसमें सभी कुछ में कलाकार जो थे उनके सिद्धस्तता के नमूने हमें देखने को मिलते हैं, और अपनी तुलिका पर कलाकार का नियंत्रण दर्शाते हैं, यानी कि उनके ब्रश पर उनका कितना कंट्रोल था ये भी हमें यहाँ से देखने को मिलता है। इवन द डैमेज्ड पेंटिंग्स गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ ब्यूटीफुल द कलर्स वर, यानी कि ये जो चित्र हैं, जो चित्र क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जो डैमेज हो गए हैं, वे भी रंगों का सौंदर्य प्रस्तुत करते हैं। आजकल के अगर आप फोटोग्राफ्स देख लो, वो थोड़े डैमेज होता है तो कलर उसके हट जाते हैं, उड़ जाते हैं, लेकिन उस टाइम की पेंटिंग्स को अगर हम देखें तो अगर थोड़ी सी भी डैमेज हो रखी है, ज़्यादा डैमेज भी हो रखी हैं, तो भी हमें रंगों का जो सुंदरता होती है उस समय की वो आज भी दिखाई देती है, जैसे इसमें रंगों की सुंदरता में दिखती है। ठीक है,
The softness of the body contour, subtle blending of the neck, and the simplicity given heavenly quality to the painting. The colors used have been very earthly and devoid of any loudness. यानी कि इसमें हम देख सकते हैं, इसमें पूरे में पेंटिंग में एक संगीत की गीतात्मकता का अनुभव होता है, एक लिरिकल क्वालिटी देखने को मिलती है इस पेंटिंग में। शरीर के अंगों की परिरेखाएं और उनकी कोमलता, जो शरीर के अंग बनाए गए हैं, किस तरीके से उसमें कोमलता हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। गर्दन का जो एक छोटा सा झुकाव है, सरलता चित्रों में एक दिव्य विशेषता हमें देखने को मिलती है। एक बहुत ही सिंपल सा उनके हिसाब से ये चित्र है, लेकिन आज अगर हम देखें तो कितना सुंदर और कितना दिव्य ये चित्र लगता है। जिन रंगों का प्रयोग किया गया है वे अत्यंत सहज हैं और इनमें चटकीलेपन का अभाव है, मतलब ज्यादा ना भड़कीले कलर नहीं है, लाउडनेस नहीं है, और बहुत ही सुंदर और बहुत सब्टल कलर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है, वेयर इज द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोणार्क स्कल्पचर्स, ठीक है। यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है और कोणार्क मूर्ति कला की क्या विशेषता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो द सन टेम्पल एट कोणार्क, वन ऑफ द बेस्ट of great Orison architecture, was built by King Narasimha I of the Ganga dynasty in the eastern coast of India near Puri in Orissa। तो आपको बताना है, अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि सन टेम्पल कहाँ है, लेकिन आपको मुझे बताना है कि सन टेम्पल जो आपका सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, कमेंट में आप बताओगे, ठीक है। सो अगर हम बात करें तो गंग वंश के जो राजा नरसिंह देव प्रथम थे, उन्होंने उड़ीसा में मतलब ये पूरा पूर्वी समुद्री तट पर कोणार्क में उड़िया वास्तुशास्त्र का सर्वोत्तम मंदिर सूर्य मंदिर बनवाया था। ये सूर्य मंदिर इस तरीके से आपको दिखेगा। द पीरियड सो अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्कल्पचरल डेवलपमेंट। द टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स जाइजेनेटिक स्ट्रक्चर एंड लार्जर देन लाइफ साइज स्कल्पचर्स। यानी कि इस पूरे मतलब इस पूरे मंदिर को मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया गया है। इसमें हमें प्राकृत आकार जो देखने को लिए मिलता है, इसका पूरा एक विशाल ढांचा है और इस पूरे विशाल ढांचा में किस तरीके से वास्तुकला का उपयोग किया गया है वो हमें देखने को मिलता है। द लार्जर इमेजेस यूजुअली ऑफ ब्लैक स्टोन हैव बिल्ट लिटिल बिट ऑफ एफिनिटी विद लेटर बंगाल स्टाइल ऑफ पाला पीरियड। और इसमें जो बड़ी मूर्तियां हैं जो काले पत्थर से बनाई गई हैं, उसमें हमें बंगाल की शैली से कुछ मिलती जुलती शैली देखने को मिलते हैं, और इसमें कुछ कसा हुआ है और कुछ चौड़े चेहरे पर मुस्कुराहट है। और ये हमें बताता है कि ये पाल पीरियड, पाल काल जो था उसके दौरान भी कुछ इसमें सुधार किए गए थे। द मॉडलिंग इज टाइट एंड द फेस इज ब्रॉड विद स्माइल। ऐसा लगता है जैसे जो पूरा ये मंदिर है वो मुस्कुरा रहा हो, जो पूरा फेस है उसका एकदम टाइट सा फेस लगता है हमें, ठीक है, और पूरा एक चौड़ा फेस हमें देखने को मिलता है इस मंदिर का। द वर्क्स आर रोबस्ट एंड हैव लूज प्लास्टिसिटी। द स्कल्पचर ऑफ द टेम्पल इंक्रीजेस ब्यूटी एंड एस्थेटिक वैल्यू ऑफ द टेम्पल। यानी कि ये जो पूरा कलाकृति है वो इसको मजबूत बनाती है, बंधन मुक्त बनाती है और सौम्यता भी इसमें लाती हैं। मंदिर की मूर्ति मंदिर के सौंदर्य तथा सुरुचि जो संपन्नता होती है उसमें वृद्धि करती है। सूर्य की बड़ी प्रतिमा तथा नारी संगीतज्ञों की आकृतियां मंदिर की विशेषताओं में वृद्धि करती हैं। इन मूर्तियों में एक मूर्ति प्राकृत आकार से कुछ बड़ी नारी की है, और इन्हीं में एक मूर्ति है आपकी जो लार्ज सन इमेज है ना, मतलब वो काफी सुंदर इसमें देखने को मिलती है। एक काइंड ऑफ क्वालिटी इस टेम्पल में हमें देखने को मिलती है, और इसी में एक फीमेल म्यूजिशियन की जो है मूर्ति हमें देखने को मिलती है। इसमें कई सारी फीमेल म्यूजिशियंस जो होती हैं, जो आपकी बेसिकली जो संगीतकार होती हैं, वो नारी संगीतज्ञ जो हैं, वो हमें यहाँ पर कई सारी उनकी मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, और ये काफ़ी मिलती जुलती एक दूसरे से हैं। These female musician groups are found on the terraces above the bottom and the middle tiers। और ये जो संगीतज्ञ हैं ये नीचे और मध्य भाग के ऊपर चबूतरे पर बैठी हैं, ठीक है। वे पूर्ण विश्वास तथा प्रसन्नता से खेलती दिखाई देती हैं। इन संगीतज्ञों की आकृतियां बड़ी गहराई से तराशी गई हैं, और ये जितनी भी संगीतज्ञ की यहाँ पर मूर्तियां बनाई गई हैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बैठी हुई हैं, और बिल्कुल ऐसा मतलब डिलाइट देखने में मिलती हैं, और जो अपने
जो भी वो अपने इंस्ट्रूमेंट बजा रही हैं उनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है, बोल्डली उनको कार्व किया गया है, ठीक है। और इसमें ये जो फिगर्स है ये फुल ऑफ मूवमेंट और वॉल्यूम के साथ दिखाई देती है, विशालता का आभास जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया, जिसमें कि आप जो है मिनिमम 70 वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो 21वां क्वेश्चन आपका ए पार्ट में पूछा है, डिफाइन क्यूबिज्म इन आर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है क्यूबिज्म के बारे में। और कोई भी एक पेंटिंग हमें चूज करनी है कैंडेंस्की की और उसको डिस्क्राइब करना है, क्योंकि कैंडेंस्की जो है वो क्यूबिज्म से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। कला में घनवाद को परिभाषित कीजिए, कैंडेंस्की का कोई भी एक चित्र चुनिए और उसका वर्णन आपको करना है। सो देखो क्यूबिज्म क्या होता है बेसिकली, जो ये ना ये ब्रेकिंग ऑफ 3 डायमेंशनल फॉर्म्स इनटू फ्लैट एरिया ऑफ पैटर्न। क्यूबिज्म के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि क्यूबिज्म जो है वो कलर ओवरलैपिंग होती है इसमें। आप जैसे ये वाली पेंटिंग देखो, ये ब्लैक लाइंस पेंटिंग है, ठीक है, ब्लैक लाइंस पेंटिंग है। और आप अगर नाम सुनोगे ब्लैक लाइंस तो आपको लगेगा कि इसमें काली जो है रेखाएं खिंची होंगी, लेकिन नहीं, इसमें कितने वाइब्रेंट कलर का इस्तेमाल किया गया है ना। और इसमें जो है शेप्स का आप देखोगे तो इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये गोल शेप, ठीक है। और इसके अलावा ये आपके कुछ ट्रायंगल शेप यहाँ पर बनती है, कुछ लाइंस आपको दिखाई देती है। तो इसी तरीके से इसमें कई तरीके के क्यूबिज्म में बेसिकली शेप और पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी हमें देखने को मिलते हैं, और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें फ्रंट में और बैक में मिलते हैं सेम टाइम पे। मतलब सामने भी आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे और पीछे जो है फ्रंट बैक में यहाँ पर भी आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे जो ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के। घनवाद या क्यूबिज्म चित्रकला और मूर्तिकला की एक शैली है। यह शैली 20वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस के पेरिस शहर में उद्भूत हुई थी। इसे 20वीं सदी का सबसे प्रभावशाली कला आंदोलन माना जाता है। इस शैली में क्यूबिज्म मूवमेंट भी हुआ था, बाय द वे, ठीक है, क्यूबिज्म मूवमेंट भी हुआ था। वस्तुओं को अलग अलग समतलों में जो तोड़ा जाता है, फिर अमूर्त रूप से जोड़ा जाता है, ठीक है। अब ब्लैक लाइंस के बारे में पढ़ते हैं डायरेक्टली। ब्लैक लाइंस वाज डन बाय कैंडेंस्की, ठीक है, इसके द्वारा बनाई गई। कब बनाई गई? 1913 में। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चलता है, द लाइंस लुक एज इफ दे वर पुट ऑन विद इंडियन इंक बट एक्चुअली ब्लैक पेंट वाज यूज्ड। इसमें ऐसा लगता है जैसे कि इंडियन इंक का, भारतीय जो इंक है उसका इस्तेमाल करके ये लाइंस को ड्रॉ किया गया हो, लेकिन एक्चुअल में इसमें ब्लैक पेंट का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, ठीक है। इन दिस कंपोजिशन, इस संयोजन में, अ ग्रुप ऑफ लाइंस इन अ पर्टिकुलर कॉर्नर एडेड डिफरेंट मीनिंग्स अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट। यानी कि अगर आप इस पूरे कंपोजिशन को देखोगे, जो ग्रुप ऑफ लाइंस इसमें इस्तेमाल करी गई है ना, जैसे ये लाइंस है, यहाँ पर ये लाइंस हैं, तो वो एक अलग तरीके का एक पर्टिकुलर जो है मीनिंग निकाल निकाल कर हमें देती हैं, अलग अलग मीनिंग, ठीक है, जिसको हम अपने हिसाब से पर्टिकुलरली जो है बेसिकली कर सकते हैं उसको ऐड ऑन, ठीक है। लाइक अदर पेंटिंग्स ऑफ दिस पीरियड, हिज वर्क शोड सिंप्लिसिटी एंड प्योर डायग्राम्स एज इफ स्केलेटन्स हैव नो फ्लैश ऑन इट, ठीक है। ऐसा लग रहा है मतलब जो बाकी इसी काल के दौरान की जो पेंटिंग्स होती थी 20वीं सदी की, जो क्यूबिज्म पर आधारित थी, उसी तरह के तरीके से ये पेंटिंग भी बहुत साधारण तरीके से बनाई गई पेंटिंग है, और इसमें काफ़ी सारे अलग अलग डायग्राम्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा लगता है जैसे कि एक ढांचा है, एक आप कह सकते हो स्केलेटन है, ठीक है, हड्डियों का ढांचा जिसमें कि कोई मांस नहीं है, फ्लैश नहीं है। द कलर्ड स्पॉट्स लुक एज इफ अप्लाइड बाय फिंगर्स ऑफ अ जायंट हैंड एंड नॉट ब्रशेस, ठीक है। तो ऐसा लगता है जिसमें अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये जो कलर स्पॉट्स है ना, ये जो कलर स्पॉट है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े अंगूठे के या उंगलियों के या फिंगर्स के निशान यहाँ पर हैं, और ब्रश के निशान नहीं है ये, और जो बड़ी उंगलियां होंगी किसी की तो उसने ये निशान लगाए हों। दे गो वेल विद द लाइंस एंड इट्स इफेक्ट्स, और ये जो है बहुत अच्छे तरीके से ये लाइंस जो बनी हुई है उनके साथ जाते हैं, ठीक है। सो दिस वाज योर क्यूबिज्म आर्ट। और हमने कांडेंस्की की भी हमने पढ़ ली, ब्लैक लाइंस पेंटिंग है जो कि इसके द्वारा काफ़ी सुंदर तरीके से क्यूबिज्म पर आधारित बनाई गई है। और में दिया हुआ है, डिस्क्राइब द सब्जेक्ट्स एंड टेक्निक ऑफ राजा रवि वर्मास पेंटिंग। राजा रवि वर्मा की जो चित्रकारी है उसकी विषय वस्तु और तकनीकों का हमें वर्णन करना है। तो पहले इंग्लिश में देख लो या फिर हिंदी में, चलो इंग्लिश में देखते हैं। राजा रवि वर्मा
इनका जन्म 1848 से और मृत्यु उनकी 1906 में हुई थी। ये एक इंडियन पेंटर थे जो कि कॉम्बिनेशन, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन, यूरोप की जो रियलिज्म पेंटिंग का कॉम्बिनेशन और इंडियन सेंसिबिलिटी उनके वर्क्स में हमें देखने को मिलती है। यानी कि उनकी पेंटिंग में हमें यूरोपीय यथार्थवाद भी देखने को मिलता है, वेस्टर्न जो एक आप कह सकते हो वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न टेक्निक हमें देखने को मिलती है, उसके साथ साथ भारतीय संवेदनशीलता का संयोजन उनमें मिलता है। तो उनके विषय और तकनीक जो है वो अलग अलग प्रकार से हैं। सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो उनके पेंटिंग्स ने काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया है, जैसे माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल फिगर्स, ठीक है, जिसमें कि आपका क्या आता है, पौराणिक और ऐतिहासिक व्यक्तित्व। वर्मा के चित्रों में हमें अक्सर हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ रामायण और महाभारत की घटनाओं को भी दर्शाया जाता था। तो राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग्स होती थी, अभी हमने इनकी एक पेंटिंग देखी, हंस दमयंती, ठीक है, तो इनकी जो पेंटिंग होती थी वो ज़्यादातर पौराणिक या ऐतिहासिक होती थी, जिसमें कि हम रामायण महाभारत देवी देवताओं के बारे में देखने को मिलते हैं। उन्होंने भारत में भारतीयों और ब्रिटिश लोगों के चित्र भी बनाए हैं। तो उन्होंने जो अलग अलग पोर्ट्रेट्स होती थी इंडियंस की, ब्रिटिश लोगों की, वो पोर्ट्रेट्स भी इन्होंने बनाई हैं। और इसके अलावा रामायण और महाभारत भी इन्होंने जो है ऐसे इवेंट्स भी कवर किए हैं अपने पेंटिंग में। एवरीडे लाइफ, मतलब इनके सब्जेक्ट में एवरीडे लाइफ भी आता है। वर्मास पेंटिंग ऑल्सो डेपिक्टेड सीन्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ एंड फैमिली लाइफ, यानी कि उनकी जो पेंटिंग होती थी उनमें रोजमर्रा की जिंदगी और पारिवारिक जीवन के दृश्य भी देखने को मिलते हैं। औरत यानी वुमेन के बारे में भी वर्मा की पेंटिंग में हमें दिखाई देता है, जिसमें कि वुमेन जो है वो बिग बोल्ड आईज उसकी दिखाई देती हैं, जिस जो कि फेमिनाइन ब्यूटी इंडियन कल्चर में जो भारतीय सभ्यता है उसमें स्त्री का जो सौंदर्य है, स्त्री की जो सुंदरता है वो किस तरीके से है, कैसे उसकी बड़ी और बोल्ड आंखें हैं, वो घने सुनहरे बाल हैं, जैसे हमने अभी आपका जो आपकी वो देखी थी ना हंस दमयंती, उसमें देखा था। तो वो एक बार मैं आपको दोबारा दिखा दूंगी हंस दमयंती, उससे पहले आप तकनीक देख लो। तो वर्मा भारतीय त्वचा के रंग और महिलाओं की रेशमी साड़ियों के जीवंत रंगों को चित्रित करने के लिए तेल चित्रकारों के उपयोग में अग्रणी थे। तो हमने देखा था हंस दमयंती भी आपकी तेल रंगों से बनाई गई कैनवास पर पेंटिंग है। उन्होंने अपने विषयों के फोटो यथार्थवादी चित्रण बनाने के लिए यूरोपीय ब्रह्मवाद का भी उपयोग किया। तो वर्मा was a pioneer in the use of oil paint in depict Indian skin tones and the vibrant color of women's silk साड़ी। तो जो भारतीय महिलाओं की, औरतों की सिल्क साड़ी होती हैं, उनके वाइब्रेंट कलर होते हैं, उनके अलग अलग स्किन टोन होते हैं, उसको दिखाने के लिए ऑयल पेंट का इस्तेमाल उन्होंने किया। ही ऑल्सो यूज्ड यूरोपियन इल्यूजनिज्म टू क्रिएट फोटो रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, ठीक है। उन्होंने यूरोपियन जो रियलिज्म जो होता है, इल्यूजन होता है, उसको उसका भी उपयोग किया, ठीक है, जिसमें कि हमें काफ़ी सुंदर और फोटो रियलिस्टिक ऐसा लगता है कि ये फोटो खींचकर ये पेंटिंग यहाँ पर रख दी गई हो, ऐसा लगता है हमें। तो वो चीज़ों का भी उन्होंने इस्तेमाल अपनी पेंटिंग्स में किया है। सो ये आपका यहाँ पर पेपर ख़त्म हो जाता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी मैंने आपको बता दी कौन कौन सी हैं। सो ये पेपर तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत आता है पेंटिंग के बेसिकली सब्जेक्ट में। सो प्रीवियस ईयर का ये पेपर आपने अगर एंड तक देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अपने इस वीडियो को, सो दैट आपके जितने भी दोस्त हैं वो भी आराम से पास हो सके पेंटिंग में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो तो, और इसके साथ साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि आपको कोई भी किसी भी तरीके की नोटिफिकेशन हो सबसे पहले मिल जाए। दैट्स ऑल, दिस इज़ योर वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।